हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीपीएससी, यूपीआरओ और यूपी के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश समग्र अध्ययन की उत्तर प्रदेश परीक्षा आड़ी लेकर आए हुए थे, जिसमें अभी तक आपके जितने भी टॉपिक देखे जाएं इसके कवर हो गए। मतलब कि चैप्टर 2 से चैप्टर 22 तक आपके पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी स्पेशल लेटेस्ट यूपी परीक्षा वाणी लेटेस्ट एडिशन की, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन करें, वहाँ आपको प्रत्येक की पीडीएफ अवेलेबल होगी। आज जो जिस तरीके से हमने एक रूपरेखा बनाई थी कि आपको सेकंड चैप्टर से कंप्लीट करा के 22वें चैप्टर, मतलब कि जो इसका लास्ट चैप्टर होगा उस तक कवर कराया जाएगा। फिर बाद में आपका जो पहला वाला चैप्टर है जो उत्तर प्रदेश की संक्षिप्तिकी के संदर्भ में उसको कंप्लीट कराया जाएगा। क्योंकि उसको कराने का मैटर ये है, मतलब कि ये है कि अगर आप किसी चीज़ को डिटेल में पढ़ लेते हो तो फिर संक्षिप्त में पढ़ते हो तो उसमें पढ़ने में आपको आसानी होती है, आपको समझने में भी आता है और आपको याद भी हो जाता है। क्योंकि जब किसी चीज़ को ज़्यादा पढ़ लो तो उसकी कुछ चीज़ें जो फैक्चुअल बेसिस पे होती है तो वो आप एक समझ विकसित के साथ आप पढ़ लिया, फिर आप उसको याद करते हो तो आपको वो भूलता नहीं है, तो आपका याद भी हो जाता है और आपको भूलने वाली भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसी के साथ ही आपका जैसे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के समग्र अध्ययन के अंतर्गत आपके जितने भी टॉपिक थे वो कवर किए गए। साथ ही साथ यूपी बजट, यूपी समसामयिकी, यूपी जिला संक्षिप्तिकी को कवर किया गया। ये आपकी किताब थी जो कि आपका 21वां संस्करण था, जो यूपी स्पेशल बजट के संदर्भ में भी है। और इसके संदर्भ में देखा जाए तो इसकी विषय सूची को देख लेते हैं। ये आपका जो पहला चैप्टर है जो आज कंप्लीट कराया जा रहा है, जिसमें आपके उत्तर प्रदेश के संक्षिप्त अवलोकन के साथ साथ राजनीतिक, प्रशासनिक, इन सभी का एक जो घटनाक्रम है उन सभी को आपका संक्षिप्त में दिया गया। जैसे कि आपका अभी देखा जाए तो डिटेल में पढ़ा आपका चैप्टर 2 के अंतर्गत भौतिक संरचना जलवायु, तीसरे के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मिट्टी, दुग्ध उद्योग के बारे में पढ़ा। फिर नदी तंत्र, झीलें, सिंचाई, भूगर्भ जल के बारे में, ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ा। फिर खनिज, वन्य संपदा, वन्य जीव के बारे में, परिवहन तंत्र, जनगणना, परिदृश्य, सांस्कृतिक तंत्र, पर्यटन एवं प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा। उत्तर प्रदेश शिक्षा, साहित्य एवं पत्र पत्रिकाओं के बारे में, आर्थिक परिदृश्य के बारे में, प्रौद्योगिकी विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के बारे में, अनुसूचित जनजातियों में कल्याणकारी योजनाएं, ग्राम्य एवं नगरीय विकास के बारे में, संग्रहालय, संगठन, संस्थान, विशेष स्थल, पार्क, सिटी के बारे में, राजनीतिक प्रशासनिक ढांचे में उत्तर प्रदेश के इतिहास में, उत्तर प्रदेश की जिला संक्षिप्तिकी के साथ ही आपका उत्तर प्रदेश की समसामयिकी के साथ इसका चैप्टर फिनिश होता है। तो इन सबको आपका कंप्लीट करा दिया गया। आज जो पढ़ा जा रहा है आपका ये उत्तर प्रदेश की संक्षिप्तिकी है, जिसमें आपके सबसे पहले राजनीतिक प्रशासनिक घटनाक्रम को देखा जाएगा, फिर भौतिक संरचना एवं जलवायु को, मिट्टी, कृषि, पशुपालन को। तो इस तरीके से ये आपने अभी जो टॉपिक पढ़े हैं वो डिटेल में है, ये आपकी संक्षिप्तिकी है। तो ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो जाती है। चलिए तो शुरू करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा पर मिलेगी, जहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करें और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये आपका सेशन कंप्लीट होता है तो आपके लिए और भी इस तरीके के सेशन लेके आए जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट रहें। अब चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर आज का आता है उत्तर प्रदेश की संक्षिप्तिकी के संदर्भ में। उत्तर प्रदेश की संक्षिप्तिकी के संदर्भ में बात की जाए तो सबसे पहले आता है कि यह राजनीतिक प्रशासनिक संक्षिप्तिकी। राजनीतिक प्रशासनिक संक्षिप्तिकी में सबसे पहले तो 18 मंडल और संबद्ध जिले के बारे में देख लेते हैं। अभी हमने इसके 18 मंडल और उससे संबद्ध जिले के जो जिला संक्षिप्तिकी कवर की उसको अलग से कंप्लीट किया, और जो आपका बीच बीच में इसमें टॉपिक आए हैं तो उन सब में इस संक्षिप्तिकी को कवर किया गया। तो ये 18 मंजिल में जो मंडल रहे हैं उसमें जैसे कि लखनऊ का है तो लखनऊ का डिटेल में पढ़ा, उन्नाव का है तो उन्नाव का, मतलब कि प्रत्येक मंडल के हिसाब से जितने जिलों की संख्या उनको आपने पूरे डिटेल में जिला संक्षिप्तिकी के लेक्चर के अंतर्गत आपके कवर किए गए। अगर आपने देखे हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा, अगर नहीं देखे हैं तो आप एक बार उसको देख लीजिए तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। अब आता है लखनऊ। लखनऊ के 6 आते हैं, जिसमें लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी। कानपुर में 6, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया। मेरठ में 6 आते हैं, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हापुड़। अयोध्या में 5, अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी, अम्बेडकर नगर। अलीगढ़ में 4 आते हैं आपके, आगरा में 4, वाराणसी में 4, गोरखपुर में 4, देवी पाटन में 4, और आपका बरेली में 4, और मुरादाबाद में 5, प्रयागराज में 4, चित्रकूट धाम में 4, मिर्जापुर में 3, आजमगढ़ में 3, बस्ती में 3, झांसी में 3 और सहारनपुर में 3। तो इस तरीके से आते हैं। तो इसमें जो आपके अलीगढ़ में आते हैं, अलीगढ़ में 4 में अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज,
आगरा में आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, वाराणसी में वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, गोरखपुर में गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, देवीपाटन जिसका मुख्यालय गोंडा है, ये गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच आता है, बरेली में बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद में मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, प्रयागराज में प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, चित्रकूट धाम में चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, मिर्जापुर में आता है आपका मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, आजमगढ़ में आजमगढ़, मऊ, बलिया, बस्ती में बस्ती, सिद्धार्थनगर व संत कबीर नगर, झांसी में झांसी, ललितपुर व जालौन, सहारनपुर व सहारनपुर, मुजफ्फरनगर व शामली आता है। तो इस तरीके से ये आपके प्रमुख जिले और उनसे संबंधित जिले आते हैं और ये आपके टोटल 18 मंडल है। अभी मंडल हैं तो इनके जो देखा जाए तो इनके मुख्यालय के बारे में जान लेते हैं। तो इनके मुख्यालय जैसे कि आपका अमेठी का गौरीगंज है, संत कबीर नगर का खलीलाबाद है, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा है, कौशाम्बी का मंझनपुर, भदोही का ज्ञानपुर, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर, कुशीनगर का पडरौना, कानपुर देहात का अकबरपुर माती, फिर सिद्धार्थ नगर का नौगढ़, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है, फिर आता है जालौन जिसका उरई, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ और फम्बल का बहजोई आता है। नगर निगम वाले नगर में देखी जाए तो इसके अंतर्गत 17 हैं जिसमें लखनऊ पहला, फिर आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, गाजियाबाद आता है, अलीगढ़, मथुरा, मुरादाबाद, झांसी व सहारनपुर, फिरोजाबाद जो कि 2015 में स्थापित हुआ, अयोध्या मई 2017 में और मथुरा वृंदावन मई 2017 में और शाहजहांपुर का अप्रैल 2018 में स्थापित हुआ। तो इस तरीके से आपके नगर निगम वाले जिले आते हैं। अब आते हैं कुछ नवसृजित जिले सृजन एवं तिथि एवं मूल जिले के बारे में, जिसमें महोबा जो है, महोबा के अंतर्गत आपका जो नवसृजित आपका जिला है वह हमीरपुर से, अम्बेडकर नगर जो आता है वह आपका अयोध्या से, फिर आपका कौशाम्बी प्रयागराज से, अमरोहा मुरादाबाद से, हाथरस अलीगढ़ व मथुरा से, चित्रकूट बांदा से, बलरामपुर गोंडा से, चंदौली वाराणसी से और श्रावस्ती बहराइच से। फिर इसमें आते हैं गौतम बुद्ध नगर जैसे गाजियाबाद बुलंदशहर से, संत कबीर नगर आपका बस्ती सिद्धार्थ नगर से, कन्नौज फर्रुखाबाद से, औरैया इटावा से, कासगंज एटा से, संभल मुरादाबाद बदायूं से, हापुड़ गाजियाबाद से, शामली मुजफ्फरनगर से और अमेठी रायबरेली व सुल्तानपुर से अलग होकर बना हुआ है। तो ये प्रमुख आपके जिले और उनके कब हुए उनके डेट को भी दिया गया। यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश का ये मैप दिया गया है जिसके अंतर्गत आपको उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में ये दिखाया गया है कि कौन सा जिला कहाँ पर है, कौन सी राज्य की सीमाएं उत्तर प्रदेश से स्पर्श करती हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का मैप मानचित्र दिया गया। चलिए तो इसके अंतर्गत और भी आगे देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के जिले एवं मुख्य क्षेत्रफल और क्षेत्रफल के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें टोटल आपके जिले देखा जाए तो इसमें 75 आते हैं। तो कितने जिले हैं आपके? 75 के अंतर्गत जो आपके जैसे कि जो मुख्यालय और क्षेत्रफल के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें जो आपका लखीमपुर खीरी जो है जिसका मुख्यालय खीरी है, सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज, हरदोई का हरदोई, सीतापुर का सीतापुर, प्रयागराज का प्रयागराज, बदायूं का बदायूं, ललितपुर का ललितपुर, झांसी का झांसी, शाहजहांपुर का शाहजहांपुर ही है, जालौन का उरई, बिजनौर का बिजनौर ही, उन्नाव का उन्नाव है, मिर्जापुर का मिर्जापुर है, बांदा का बांदा है, बहराइच का ही बहराइच है मुख्यालय, बाराबंकी का बाराबंकी, बुलंदशहर का भी बुलंदशहर है। फिर आते हैं फतेहपुर का फतेहपुर, हमीरपुर का हमीरपुर है, बरेली का आपका बरेली ही है। फिर आता है जौनपुर का जौनपुर, आगरा का आगरा है, मुजफ्फरनगर का मुजफ्फरनगर, गोंडा का गोंडा है, मुरादाबाद का भी मुरादाबाद है, प्रतापगढ़ का प्रतापगढ़, सहारनपुर का सहारनपुर, फिर अलीगढ़ का अलीगढ़ आता है, पीलीभीत का पीलीभीत, गोरखपुर का गोरखपुर है, गाजीपुर का गाजीपुर, बलरामपुर का भी बलरामपुर है, मथुरा का मथुरा ही है, रायबरेली का रायबरेली है, बलिया का बलिया, चित्रकूट का चित्रकूट धाम और कानपुर नगर का कानपुर आता है। और भी आते हैं जैसे कि अमेठी का गौरीगंज, अकबरपुर माती, कानपुर देहात का महाराजगंज का राजगंज ही और कुशीनगर का पडरौना, सिद्धार्थनगर का आपका पडरौना आता है, सिद्धार्थनगर का नौगढ़ आता है और महोबा का महोबा आएगा। फिर आपके और आते हैं जैसे मैनपुरी का मैनपुरी, सुल्तानपुर का सुल्तानपुर, बस्ती का बस्ती ही, मेरठ का मेरठ, चंदौली का चंदौली, देवरिया का देवरिया, लखनऊ का लखनऊ ही, श्रावस्ती का श्रावस्ती, संभल का बहजोई आता है, एटा का एटा है, रामपुर का रामपुर, फिरोजाबाद का फिरोजाबाद, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर और अयोध्या का अयोध्या, इटावा का इटावा, अमरोहा का अमरोहा, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ है, कन्नौज का कन्नौज है, औरैया का औरैया, कासगंज का कासगंज है, हाथरस का हाथरस है, कौशाम्बी का मंजनपुर दिया गया है, मऊ का मऊ है, संत कबीर नगर का खलीलाबाद है, वाराणसी का वाराणसी ही है, गौतम बुद्ध नगर का ग्रेटर नोएडा है, बागपत का बागपत, शामली का शामली, भदोही का ज्ञानपुर और गाजियाबाद का गाजियापुर, हाटपुर का
हापुड़ है। तो इस तरीके से ये प्रमुख है, जिसमें आपका भदोही जो है उसका चेंज है, गौतम बुद्ध नगर का, संत कबीर नगर का, और आपका कौशाम्बी का, और इसके साथ ही जो फर्रुखाबाद है उसका चेंज है, अंबेडकर नगर का चेंज है, और संभल का चेंज है। तो इस तरीके से देखा जाए तो कुछ जो ज़िले हैं उनके चेंज है, और सभी के मैक्सिमम जो है वह उन्हीं का वही मुख्यालय है जो उनका नाम है। अब आती है सबसे पहले प्रदेश के नाम, चिन्ह एवं राजधानी के संदर्भ में। तो इसके संदर्भ में बात की जाए तो प्रदेश का नाम जो है वह 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत था, 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध रहा, 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत रहा, 1937 से केवल संयुक्त प्रांत, और 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश रहा। तो उत्तर प्रदेश के नामों के संदर्भ में है। अब प्रदेश की राजधानी के संदर्भ में कि कौन सी कब राजधानी बनी, तो इसमें प्रदेश की राजधानी 1836 में आगरा, 1858 में प्रयागराज, 1921 में आंशिक लखनऊ, और 1935 में लखनऊ पूर्णतः बनी। उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया। प्रथम राजकीय भाषा जो कि घोषणा अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि में हिंदी में की गई। प्रथम राजकीय भाषा जो कि सभी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से 26 जनवरी 1968 से लागू हुई। द्वितीय राजकीय भाषा जो थी 1989 में उर्दू। राजकीय पशु आपका वारसिंगर, राजकीय पक्षी रसारस या अथवा क्रौंच, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय मेन चिताला, राजकीय पुष्प जो है पलाश या टेसू का है जो कि 4 जनवरी 2016 से 11 से आता है। राजकीय खेल जो है हॉकी। राजकीय चिन्ह 1 व्रत में 2 मछली 1 तीर धनुष, और यह चिन्ह जो है 1938 में स्वीकृत किया गया। राजकीय जलीय जीव जो है वह गांगेय डॉल्फिन है। फिर आता है आपके प्रदेश की शासनिक या प्रशासनिक संरचना के बारे में कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो कि एनसीआर में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जिले के बारे में, जिसमें 8 हैं, जिसमें मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली इसके अंतर्गत आता है। फिर इसके अंतर्गत और भी अन्य आते हैं कि एनसीआर में शामिल करने वाले हेतु प्रस्ताव जैसे कि आपका मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और सहारनपुर का ये प्रस्ताव है, और ये इतने जिले आपके इसके अंतर्गत आते हैं। आप्रवासी भारतीयों की समस्याओं हेतु राज्य में एनआरआई विभाग का गठन 18 जुलाई 2014 को किया गया। उत्तर प्रदेश एनआरआई दिवस मनाया जाता है जनवरी में, जो भी प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्रदेश में प्रदेश कमिश्नर प्रणाली वाले राज्य जिले हैं 7, जिसमें लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज और आगरा आता है। प्रदेश में मतदाताओं की संख्या कुल कितनी है? 15 करोड़ 2,84,005 है, जो कि जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग है। राज्य विधानमंडल की संख्या जो है द्विसदनात्मक है। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन जुलाई 1937 को हुआ। 1967 में विधानसभा सदस्यों की संख्या आपकी 431 रही है। उत्तराखंड बनने से पहले नवंबर 2000 तक विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या जो रही है 425 + 1, जो कि मनोनीत होता है। वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 403 है। पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल, बुंदेलखंड में विधानसभा में जो सीटों की संख्या है, जो क्रमशः देखा जाए तो इसमें आपकी पूर्वांचल 162, पश्चिमांचल 149, मध्यांचल 73 और आपका बुंदेलखंड में 19 आती। 15वीं, 16वीं और 17वीं 18वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की जो चुनी गई उनके बारे में 15वीं में आपकी 23, 16वीं में 35, 17वीं में 42 और 18वीं में 48। तो इस तरीके से महिला सदस्य चुनी गई। फरवरी मार्च 2017 में हुए 17वीं विधानसभा चुनाव में पार्टियों का प्रदर्शन किस तरीके से रहा? जैसे कि आपका भाजपा का 312 सीटें, 9 अपना दल का, 400 हिलदेव भारत समाज पार्टी की और 47 सपा का और 7 कांग्रेस की रही हैं, 19 बसपा की और 5 अन्य रही हैं। फरवरी मार्च 2022 में हुए 18वीं विधानसभा चुनाव में पार्टियों का प्रदर्शन में देखा जाए तो इसमें 255 भाजपा का, 12 अपना दल का, SC का और 6 निषाद पार्टी का, 111 सपा का, 8 रालोद का और 6 सुभा सपा का, 2 कांग्रेस का, 1 बसपा का और 2 अन्य का आता है। अब जानते हैं कि सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज, जिसमें 12 सीटें हैं। सबसे कम विधानसभा सीटें जो है श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट में है, जो कि 2-2 सीटें आती हैं। फिर आता है इसके अंतर्गत कि राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 86, जिसमें 84 SC और 2 ST समुदाय से आती हैं। और स्वतंत्रता के बाद अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर मात्र 1 बैठक हुई है, जो कि 4 जनवरी 2003 को प्रयागराज में हुई। राज्य मंत्रिमंडल की पहली बार लखनऊ से बाहर बैठक हुई थी वह 29 जनवरी 2019 को कुंभनगर प्रयागराज में। विधान परिषद का गठन 1937 में किया गया। उत्तराखंड निर्माण के पहले विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 108 हुआ करती है और वर्तमान में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या आपकी
आपकी 100 होती है। अब आता है कि प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। प्रदेश में एससी और एसटी के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या क्रमशः 17 एवं 0 है, मतलब कि एससी के लिए 17 और एसटी के लिए 0 है। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र आपका गाजियाबाद आता है। फिर मतदाताओं की दृष्टि से संख्या का देश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र आपका साहिबाबाद गाजियाबाद में है। प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 होती है। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन आपका 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक लगाया गया। अब तक कुल राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में 10 बार लग गए और निकटतम 10वां राष्ट्रपति शासन आपका 8/3/2002 से 3/5/2002 तक लगा हुआ था। जनगणना के समय छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या आपकी 915 है। जनगणना के समय वैधानिक नगरों की कुल संख्या 648 है। सर्वाधिक और सबसे कम वैधानिक नगरों वाले जिले जिसमें सर्वाधिक बदायूं 23 है और श्रावस्ती में 2 आते हैं। अब आता है इसके अंतर्गत और बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जनगणना नगरों की कुल संख्या 267 है। सर्वाधिक जनगणना नगर वाले जिले वाराणसी में 34 है। राज्य में योजनाबद्ध नगर जिसमें 3 आते हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा व आपकी जो न्यू कानपुर सिटी आती है। विकास प्राधिकरण 28 आते हैं। कैंट सिटी में 13 आते हैं। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण 4 है। आर्थिक क्षेत्र संभाग में 4 आते हैं। संभागों या मंडलों की संख्या 18 आती है, जिसमें 18वां मंडल जो है अलीगढ़ है, जो कि अप्रैल 2008 में सृजित किया गया था। सबसे बड़े संभाग मंडल में आते हैं कानपुर, लखनऊ व मेरठ, जिसमें 6 जिले हैं। सबसे छोटे संभाग जिसमें मंडल आते हैं मिर्जापुर, आजमगढ़, श्रावस्ती और झांसी एवं सहारनपुर, जिसमें 3 जिले आते हैं। जिलों की संख्या आपकी 75 है। तहसीलों की संख्या 351 है, जो कि सांख्यिकी डायरी 2023 के उसके अकॉर्डिंग बताया गया है। नगर निकायों की कुल संख्या जो है 762 है, जो कि 2022 के अकॉर्डिंग। नगर निकाय जो निगम रह रहे हैं वह 17 2022 में। नगर निकाय पालिका परिषद में आपके 200, फिर आते हैं नगर निकाय नगर पंचायतों में 545 जो 2024 के अकॉर्डिंग है। जिला पंचायतें 75 हैं और आपकी ब्लॉकों की जो संख्या है वह 826 है। क्षेत्र पंचायतें 826 हैं। फिर आती हैं न्याय पंचायतें जो कि 2017 की अधिसूचना के अनुसार अस्तित्व में नहीं है। ग्राम पंचायतें या सभाएं आपकी 57,702 है। आबाद ग्राम जो है वह 97,814 है। कुल ग्राम जो कि राजस्व ग्राम में 1,06,774 आती हैं। पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण जो कुल सीट का 1/3 यानी कि 33% प्राप्त हुआ है। अब न्यायालय के संदर्भ में बात की जाए तो न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र जो है लखनऊ में 1986 में स्थापित हुआ। उच्च न्यायालय की स्थापना प्रयागराज में एक खंडपीठ तथा लखनऊ में दूसरी है। उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 को की गई थी। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 160 है और राज्य में उपभोक्ता संरक्षण आयोगों की जो स्वीकृति संख्या है वह 5 है। राज्य में सीबीआई कोर्ट्स 6 हैं, जिसमें 4 लखनऊ में 2 गाजियाबाद में। पारिवारिक मामलों हेतु पारिवारिक न्यायालयों की शुरुआत 1984 से हुई। प्रदेश में 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण है, जिसमें प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर, गोरखपुर है। प्रदेश में कमर्शियल कोर्ट गठित किए गए 13 जिलों में। प्रदेश में श्रम न्यायालय जो आते हैं वह 20 आते हैं। कारागार के बारे में बात की जाए तो प्रदेश में कुल कारागार संस्थाएं 75 हैं। प्रदेश में संचालित जिला कारागार की संख्या 62 है। प्रदेश में निर्माणाधीन जिला कारागार 3, जिसमें प्रयागराज, श्रावस्ती, संत कबीर नगर है। प्रदेश में उप कारागारों की संख्या 2 है, जिसमें महोबा और देवबंद में आती है। प्रदेश में केंद्रीय कारागार 7 हैं, जिसमें बरेली में 2 है। आगरा, वाराणसी, आपका भत्तेगढ़, नैनी और इटावा में आती है। प्रदेश में आदर्श कारागार जो है एक लखनऊ में है। प्रदेश में नारी बंदी निकेतन 1 है, वो लखनऊ में है। और प्रदेश में किशोर सदन जो कि अल्पवयस्क कारागार है जो 1 है, बरेली में स्थित है। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में 1940 में स्थापित हुआ। प्रदेश का एकमात्र महिला केंद्रीय कारागार बरेली में 2020 में। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार आगरा में 1844 में। प्रदेश में संचालित कुल 75 जिले हैं। फिर आते हैं साइबर क्राइम थाना, इसमें संचालित कुल साइबर क्राइम थाना जो है वे आपके 75 आते हैं। अब आती है नियुक्तियों के बारे में कि कब कौन सी नियुक्तियां रही हैं। तो स्वतंत्रता के बाद राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री जो रहे हैं वह पंडित गोविंद बल्लभ पंत रहे हैं। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह हैं। राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। राज्य में अब तक महिला मुख्यमंत्री हुई हैं 2, सुचेता कृपलानी और सुश्री मायावती। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वतंत्रता के बाद व्यक्ति के रूप में 21वें रहे। लगातार सर्वाधिक समय तक पद पर रहने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव है। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जो कि 4 बार बनाई गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह व विश्वनाथ प्रताप सिंह रहे हैं। राज्य की प्रथम
राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो कि 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक बनाई गई। राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू है। सर्वाधिक बार राज्यपाल श्री मोहम्मद शफी कुरैशी रहे हैं, जो कि कार्यवाहक, एवं BL जोशी 2 बार रहे हैं। वर्तमान राज्यपाल की बात की जाए तो यह आनंदीबेन फतवाई पटेल, जो कि 29 जुलाई 2019 से वर्तमान तक है। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद सभापति श्री चंद्रभान हैं। विधान परिषद के वर्तमान सभापति श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह हैं, जो कि 3 जनवरी 2021 से अभी तक पद पर हैं। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम दास टंडन रहे हैं। फिर आते हैं सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष जो रही हैं श्री आत्माराम गोविंद खेर व केशरीनाथ त्रिपाठी 3 बार हैं। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष जो है सतीश महाना, जो कि 29 मार्च 2019 से रहे हैं। और विधानसभा अध्यक्ष व मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया है श्रीपति मिश्र तथा बनारसी दास ने। श्री प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के रहे हैं वह न्यायाधीश श्री वाल्टेर मॉर्गन, जो कि 1866 से 1871 में है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश अरुण भंसाली, जो कि 5 फरवरी से 2024 से वर्तमान तक है। फिर नेक्स्ट आता है प्रथम लोकायुक्त के बारे में, जो कि विशंबर दयाल रहे हैं, जो 14/9/1977 से 13/9/1982 तक रहे। और वर्तमान में 7वें लोकायुक्त जो रहे, इनका कार्यकाल 8 वर्ष का है। ये 31 जनवरी 2016 से अभी तक कार्यरत हैं। यह न्यायाधीश आपके श्री संजय मिश्र रहे हैं। अब प्रमुख संगठन के बारे में बात की जाए तो नागरिक सुरक्षा संगठन के गठन को 1962 में किया गया। प्रदेश में नागरिक सुरक्षा केंद्र 17 जिलों में स्थापित है। उत्तर प्रदेश में स्थापित पहला महिला PAC बटालियन 3 है, जिसमें लखनऊ, गोरखपुर, बदायूं आता है। प्रदेश में प्रस्तावित महिला PAC बटालियन जो कि 5 है, जिसमें बलरामपुर, जालौन, मिर्जापुर, शामली, बिजनौर आता है। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री रहे हैं, इसकी स्थापना 2005 में की गई। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा मोचन निधि जो है उसके लिए 1200 करोड़ की राशि दी गई। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो कि 9 मार्च 1993 को गठित किया गया। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994 में किया गया। राज्य मानवाधिकार आयोग को 7 अक्टूबर 2002 को गठन किया गया। राज्य सूचना आयोग को 14 सितंबर 2005 में गठित किया गया। राज्य महिला आयोग का जो विधिवत गठन है वह अगस्त 2004 में। राज्य सुरक्षा आयोग, जिसका अध्यक्ष CM रहे हैं, अध्यक्ष CM होते हैं, का गठन 12 जुलाई 2013 को हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 2013 में किया गया। और NRI विभाग का गठन 18 जुलाई 2014 को प्रवासी भारतीयों हेतु। उत्तर प्रदेश माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर जो कि प्रवासी भारतीयों की सुविधा हेतु है, वो लखनऊ में स्थापित किया गया। तो इस तरीके से आता है। अब आता है भौतिक संरचना एवं जलवायु संक्षिप्तिकी के बारे में। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो इसमें आता है सर्वप्रथम आकार के बारे में। आकार जो है इसका लंबवत है। यह ग्लोब पर स्थिति जो है 23 डिग्री 52 कला से 31 डिग्री 28 कला उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 30 कला से 84 डिग्री 39 कला पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। प्रदेश का कुल अक्षांशीय विस्तार जो है 60 डिग्री 36 कला है। पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है 650 किलोमीटर, दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई 240 किलोमीटर। प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत का 7.33% क्षेत्र को कवर करता है। प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्र 2.70%, जो कि 6,558 वर्ग किलोमीटर नगरीय क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च शिखर जो है अमसोथ चोटी 957 मीटर शिवालिक पहाड़ी में। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है, जिसमें राजस्थान प्रथम, मध्य प्रदेश सेकंड और महाराष्ट्र तीसरा आता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिलों में लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर, प्रयागराज है। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में देखा जाए तो हापुड़, गाजियाबाद, भदोही, शामली, गौतम बुद्ध नगर आते हैं। अब और इसके अंतर्गत देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले जो कि प्रदेश व देश के अंतर्गत, जैसे कि प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला आता है बलिया एवं शामली। प्रदेश का सबसे उत्तरी एवं दक्षिणी जिला सहारनपुर, सोनभद्र। नेपाल से सटे 7 जिलों के अंतर्गत क्रमशः पूर्व से पश्चिम की ओर आता है महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और आपका पीलीभीत आता है। प्रदेश में नेपाल की सीमा से लंबाई में जाती है 579 किलोमीटर। प्रदेश में सटे राज्यों की संख्या जो है 9 है, जिसमें 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। और प्रदेश से सटे राज्य जैसे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली आता है। और प्रदेश की सीमा से सटे उत्तराखंड से सटे 7 जिले जो कि क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर हैं, जिसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत इसके अंतर्गत आता है।
हरियाणा से सटे 6 जिलों की संख्या को देखा जाए जो कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में है, जिसमें सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा है। दिल्ली से सटे 2 जिले क्रमशः उत्तर से दक्षिण में गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा निर्धारक नदी जो है वह आपकी यमुना आती है। राजस्थान से सटे 2 जिलों जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर आते हैं, जिसमें आगरा और मथुरा है। मध्य प्रदेश से सटे 11 जिले जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर है, जिसमें आगरा, इटारवा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र आते हैं। बिहार से सटे 7 जिले क्रमशः आते हैं आपके दक्षिण से उत्तर के क्रम में, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, पडरौना और जो महाराजगंज आता है। छत्तीसगढ़ से सटे जिला सिर्फ आपका सोनभद्र आता है। झारखंड से सटा सिर्फ जिला आपका केवल सोनभद्र है और सोनभद्र से सटे 4 राज्य जो आते हैं वह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार आते हैं। सहारनपुर से सटे 3 राज्य जिसमें हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड आता है। उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक सीमा रेखा वाला राज्य जो आता है वह मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश होता है। 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला आता है आपका ललितपुर और प्रदेश का सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला जो है वह ललितपुर केवल झांसी से स्पर्श करता है। प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु जो कि सोनभद्र को स्पर्श करने वाला राज्य आपका आता है छत्तीसगढ़। प्रदेश के सबसे उत्तर पश्चिमी बिंदु जो कि सहारनपुर को स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है और प्रदेश के सबसे पूर्वी बलिया और सबसे पश्चिमी शामली को बिंदु को स्पर्श करने वाले राज्य बिहार और हरियाणा आते हैं। अब आता है इसके अंतर्गत बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य और उनके जिले के बारे में, जैसे कि प्रदेश की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के 13 जिले मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली आता है। प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के 8 जिले आते हैं, जैसे कि पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास है। हरियाणा के 7 जिले के अंतर्गत आता है आपका यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल और नूंह जो कि मेवात के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड से स्पर्श करने वाले 5 जिले जिसमें देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, गढ़वाल, नैनीताल तथा उधमसिंह नगर है। राजस्थान से 2 जिले जिसमें भरतपुर, धौलपुर आते हैं। छत्तीसगढ़ में 1 जिला बलरामपुर, झारखंड का 1 जिला आता है गढ़वा, हिमाचल प्रदेश का 1 जिला आता है सिरमौर। अब आते हैं प्राकृतिक विभाजन के बारे में बात की जाए तो प्रदेश का जो निर्माण है किस युग में हुआ? प्री कैम्ब्रियन युग में। उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड का एक भाग है। प्राकृतिक विभाजन के संदर्भ में बात की जाए तो इसे गंगा का मैदान, भाबर तराई और दक्षिण का पर्वत पठार है। राज्य के सबसे उत्तरी भाग में एक पतली पट्टी के रूप में आपका भाबर क्षेत्र स्थित है और कंकड़ पत्थर तथा मोटे बालू से निर्मित भूमि को भाबर क्षेत्र कहा जाता है। भाबर क्षेत्र से सटे दक्षिण में एक चौड़ी पट्टी के रूप में पूर्व से पश्चिम तक फैला है आपका तराई या तरी वाला क्षेत्र। समतल, नम या दलदली भूमि होती है आपकी तराई क्षेत्र की। और फिर इसके अंतर्गत आपके आता है कि इसकी मुख्य फसलें जो कि तराई क्षेत्र की हैं, जिसमें धान, गन्ना है। तराई क्षेत्र के उत्तर व बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र के दक्षिण स्थित है मैदानी क्षेत्र। यमुना के पूर्व तथा गंडक के पश्चिम में स्थित है मैदानी क्षेत्र। गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा, रामगंगा, राप्ती, गंडक द्वारा लाई गई कांप या कीचड़ व बालू से निर्मित मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र में नवीन काप निक्षेपों को कहा जाता है खादर या कछार। मैदानी क्षेत्र के पुराने काप निक्षेपों को बांगर कहा जाता है। मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई जो है वह 80 से 300 मीटर है। मैदानी क्षेत्र का ढाल उत्तर से पश्चिम में दक्षिण पूर्व की ओर है। खादर क्षेत्रों में नदियों द्वारा आवरण क्षय होने से बनते हैं बीहड़ बनते हैं और प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण हुआ है चंबल एवं यमुना तट पर। मैदानी क्षेत्र की मुख्य फसलें हैं गेहूं, धान, आलू। विशाल मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में झांसी, ललितपुर से सोनभद्र तट फैला है आपका पहाड़ी या बुंदेलखंड क्षेत्र आता है। पहाड़ी क्षेत्र की औसत ऊंचाई 300 मीटर है, लेकिन मिर्जापुर और सोनभद्र में कुल पहाड़ियां हैं जो कि लगभग 600 मीटर ऊंची हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र के कुछ भाग सोनभद्र में बुंदेलखंड से सम्मिलित हैं। प्रदेश में कितने जिलों में पहाड़ी या बुंदेलखंड क्षेत्र का विस्तार है? वह 11 जिलों में आता है। फिर बिंडम, टांडा, कुसेहरा या खंडजा जलप्रपात फॉल कहाँ पर है? मिर्जापुर में। बुंदेलखंड या पहाड़ी क्षेत्र की उत्तरी सीमा पर बहती है आपकी गंगा यमुना नदी। बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की पश्चिमी सीमा पर बहती है बेतवा नदी। बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी के क्षेत्र की ढाल पर उत्तर की ओर है और बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मुख्य फसलें जो आती हैं वह दलहन तिलहन है। प्रदेश में कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में नम भूमि या वेटलैंड क्षेत्र का प्रतिशत 5.15% है। प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि क्षेत्र वाला जिला आपका सोनभद्र जो कि 5.08% है। प्रदेश का सबसे कम नम भूमि वाले जिले बागपत या हाथरस 0.18% है। आप जानते हैं जलवायु के बारे में। जलवायु जो है उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी है। फिर भी धरातलीय विषमताओं और समुद्र तल से विभिन्न स्थानों की भिन्न भिन्न ऊंचाइयां होने के कारण यहाँ की जलवायु में विषमता मिलती है।
प्रदेश में वर्ष पर घटित होने वाली 3 ऋतु हैं, जिसमें ग्रीष्म, वर्षा और शीत आती है। और प्रदेश में मार्च से जून तक रहती है ग्रीष्म ऋतु। प्रदेश का सबसे गर्म महीना जून होता है और ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग तक तथा पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग में बढ़ने का तापक्रम जो क्रमशः होता है वह बढ़ता है। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक औसत तापमान आपका आगरा सहित बुंदेलखंड क्षेत्र का होता है। 10 जून 2019 को बांदा का तापमान रिकॉर्ड किया गया था 49.2 डिग्री सेल्सियस। ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के दक्षिणी भाग जो कि बुंदेलखंड में अधिक तापमान होने के कारण, यह कौन सा इसका रीजन है, यह कर्क रेखा के नज़दीक होने के कारण यहाँ पर ये तापमान अधिक होता है। प्रदेश में जुलाई से अक्टूबर तक रहती है आपकी वर्षा ऋतु। प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के मानसून को कहा जाता है पूर्वा नाम से। प्रदेश में होने वाली संपूर्ण वर्षा जो कि 80 से 83% भाग होता है यह पूर्वा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। प्रदेश में पूर्वा से सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा होती है पूर्वी तराई या पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में। सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा वाले जिले में सर्वाधिक गोरखपुर में 184.7 सेंटीमीटर की वर्षा और मथुरा में 54.4 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की उत्तर से दक्षिण की ओर चलने वाली मात्रा क्रमशः घटती है, वर्षा की मात्रा क्रमशः घटती है। और प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वह जुलाई माह में होती है। अब इसके अंतर्गत और भी आता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा की जो संभावित अवधि है वह 56 दिन की है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो अवधि है मात्र 32 दिन की है। प्रदेश में विभिन्न भागों की औसत वार्षिक वर्षा जो है वह तराई क्षेत्र में 150 सेंटीमीटर, पूर्वी मैदानी क्षेत्र में 112 सेंटीमीटर, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में 94 सेंटीमीटर, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में 84 सेंटीमीटर और दक्षिणी पहाड़ी पठारी क्षेत्र में 91 सेंटीमीटर, यानी कि औसत प्रदेश का वर्षा जो है वह 95 सेंटीमीटर होती है। अब आता है कि प्रदेश में नवंबर से फरवरी तक रहती है आपकी शीत ऋतु। प्रदेश में सबसे ठंडा महीना जनवरी होता है। शीत ऋतु में प्रदेश में उत्तर से दक्षिण में बढ़ते हुए तापमान क्रमशः बढ़ता है और शीत ऋतु में सबसे कम तापमान उत्तर पश्चिम के जिलों में रहता है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं मिट्टी, कृषि एवं पशुपालन संक्षिप्तकी के बारे में। तो प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों के बारे में बात की जाए तो इसमें कुल 20 हैं और प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है। प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र 8 आते हैं। प्रदेश में कुल कार्यशील जनसंख्या 59.3% है जो कि कृषि क्षेत्र में संलग्न है। राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल जो है 2021-22 के अकॉर्डिंग 23,514 हेक्टेयर है। ऊसर और खेती के अयोग्य भूमि जो कि 392,000 हेक्टेयर है। कृषि योग्य व्यापार भूमि जो है वह 2021-22 के अकॉर्डिंग 369,000 हेक्टेयर है। स्थायी चारागाह भूमि 2020-21-22 के अकॉर्डिंग 70,000 हेक्टेयर है। अन्य वृक्षों, झाड़ियों और आदि की भूमि 2021-22 के अकॉर्डिंग 237,000 हेक्टेयर होती है। वर्तमान प्रति क्षेत्र 966 हेक्टेयर है। अन्य प्रति क्षेत्र जो है 596,000 हेक्टेयर। फिर खेती के अतिरिक्त अनुपयोग में आने वाली भूमि 301 हेक्टेयर है आपकी। फिर आती है शुद्ध बोया क्षेत्र जो आती है 2021-22 में 161 लाख हेक्टेयर। कुल बोया क्षेत्र में जो आती है वह 268 लाख हेक्टेयर आती है। और ये डेटा जो है आपकी इस जो मैगजीन आती है उसके अंतर्गत, उत्तर प्रदेश की, उसके अंतर्गत दिया गया। नवीन कृषि गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में क्रियाशील जोतों की कुल संख्या कितनी है? 23.82 मिलियन, जो कि देश में सर्वाधिक है। नवीनतम कृषि गणना राज्य के अनुसार राज्य में कुल क्रियाशील जोतों में सीमांत, लघु या बृहद आकार की जोतों का प्रतिशत क्रमशः 80.18%, 12.63% और 0.10% होता है। नवीन कृषि गणना के अनुसार राज्य की सीमांत, लघु एवं बृहद आकार की जोतों का आकार क्रमशः 0.31 हेक्टेयर, 1.39 हेक्टेयर और 14.98 हेक्टेयर होता है। नवीन कृषि गणना के अनुसार राज्य में सभी वर्गों का औसत जोत का आकार 0.73 हेक्टेयर जो कि भारत का 1.08 हेक्टेयर रहता है। अब आता है मृदा संरचना के बारे में कि मृदा संरचना के संदर्भ में बात की जाए तो प्लेस्टोसीन युग से आज तक नदियों के निक्षेपों से बना है। इसमें गंगा यमुना मैदान है। गंगा यमुना मैदान में मुख्यतः पाई जाती है नवीन, प्राचीन एवं जलोढ़ मृदा। नवीन एवं पुरानी मृदा को खादर या बांगर कहा जाता है। फिर आता है इसके अंतर्गत कि स्थानीय भाषा में नई जलोढ़ मृदा जो कि बलुआ, मटियार या बटियार, दोमट कहा जाता है खादर मृदा को। स्थानीय भाषा में पुरानी जलोढ़ या उपरहार या दोमट आदि कहा जाता है बांगर मृदा को। जलोढ़ मृदा में पोटास एवं चूना की अधिकता होती है, लेकिन कमी किसकी पाई जाती है? फास्फोरस, नाइट्रोजन व जैव तत्वों की। गंगा यमुना मैदान में कहीं कहीं लवड़ी और क्षारीय मृदाएं मिलती हैं, जिन्हें सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? ऊसर या बंजर या कलहर या रेत कहा जाता है। मैदानी क्षेत्र में कुछ मात्रा में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, मथुरा, आगरा आदि जिलों में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश व बुंदेलखंड में कहीं कहीं मिलती है काली मृदा। रेगुर, करेल, कपास मृदा के नाम से जाना जाता है काली मृदा को। लाल मृदा, परवा या पड़वा, मार या माड़, राकर या राकड़ या फोंटा मृदा पाई जाती है बुंदेलखंड क्षेत्र में। राज्य में सबसे अधिक शुष्क खेती होती है बुंदेलखंड में होती है। और प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन आपका जल से होता है। प्रदेश में सर्वाधिक लवड़ी या क्षारीय मृदा वाला जिला रायबरेली है। प्रदेश में सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला झांसी आता है।
कुशीनगर जनपद की मिट्टी को स्थानीय भाषा में भाट कहा जाता है और प्रदेश में जलीय अपरदन में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र ताराई या भावर क्षेत्र होता है। प्रदेश में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन वाला नदी क्षेत्र जो होता है चंबल नदी क्षेत्र। प्रदेश में अवनालिका अपरदन जो जल से सर्वाधिक प्रभावित जिले जो आते हैं क्रमशः इटावा और आगरा आते हैं। अवनालिका अपरदन के कारण जो बीहड़ बनते हैं वह क्या बनते हैं, बीहड़ बनते हैं। और राज्य में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिले जो आते हैं वह मथुरा और आगरा आते हैं। अब और अन्य में आता है इसके अंतर्गत कि फसल चक्र अपनाने में कम से कम जो हानि होती है वह उर्वरा शक्ति की। अब आते हैं फसलोत्पादन के बारे में या क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में कि प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल होती है आपकी गेहूं, मूंग, चीना, लोबिया आपकी जायद फसल है। प्रदेश में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र की है। अरहर, चना, अदरक की सर्वाधिक खेती आपकी बुंदेलखंड क्षेत्र में होती है। रोहिलखंड, गंगा, यमुना, दोआब में की जाती है। थोड़ी मात्रा में कपास की खेती, अफीम की खेती आपकी बाराबंकी और गाजीपुर में की जाती है। मूंगफली उत्पादन का जो विशेष क्षेत्र है वह रोहिलखंड क्षेत्र है। चावल उत्पादन के विशेष क्षेत्र में तराई व पूर्वी उत्तर प्रदेश आते हैं। प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल गन्ना है। गन्ना उत्पादन के विशेष क्षेत्र में तराई व मेरठ के निकटवर्ती क्षेत्र हैं। राज्य में गन्ना उत्पादक कुल जिले 44 हैं और राज्य में गन्ना उत्पादक कुल परिक्षेत्र में 9 आते हैं। राज्य में कुल सरकारी गन्ना विकास समितियां 168 हैं। राज्य में कुल गन्ना विकास परिषदें 152 हैं। प्रदेश में कपास उत्पादन के विशेष क्षेत्र गंगा, यमुना, दोआब व रोहिलखंड आते हैं। प्रदेश में सर्वाधिक कृषि श्रम उत्पादकता वाला क्षेत्र आता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। दशहरी आम का विशेष क्षेत्र मलिहाबाद लखनऊ है। लंगड़ा आम का विशेष क्षेत्र वाराणसी है। सफेदा या चौसा आम का विशेष जो है वह सहारनपुर आता है। प्रदेश में स्टेम आम का जो उत्पादन है सहारनपुर मेरठ में होता है। प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे प्रदेशों में बेचा जाता है नवाबगंज, नवाब ब्रांड नाम से। और प्रदेश में आम निर्यातक जोन जो है वह लखनऊ और सहारनपुर आता है। प्रदेश का सर्वाधिक आंवला उत्पादक जिला जो है वह प्रतापगढ़ आता है। निर्यातक प्रजाति के अमरूद उत्पादन के विशेष क्षेत्र में प्रयागराज, कौशाम्बी। अमरूद के लिए प्रयोग प्रशिक्षण आपका प्रयागराज में स्थित है। और प्रदेश में लीची उत्पादक जिले आते हैं जिसमें सहारनपुर, शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर आदि आते हैं। प्रदेश में संतरा उत्पादक क्षेत्र में सहारनपुर क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र आता है। प्रदेश में चिरौंजी उत्पादक जिले आते हैं सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदेली, ललितपुर, झांसी आते हैं। प्रदेश में आलू उत्पादन के लिए आगरा, अलीगढ़, कानपुर, मेरठ व बरेली मंडल आता है। प्रदेश में आलू निर्यातक जोन में आगरा है। प्रदेश में आलू का निर्यात किया जाता है ताज ब्रांड नाम से। देश में सर्वाधिक कोल्ड स्टोर आपके उत्तर प्रदेश में है। केंद्र सरकार द्वारा केले के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रस्तावित है भटहट, गोरखपुर में। प्रदेश में सब्जी निर्यातक जोन के रूप में उभर रहा है वाराणसी। भारत में कुल मेथा ऑयल उत्पादन का लगभग 1/3/4 भाग आपका उत्पादित होता है उत्तर प्रदेश में। प्रदेश में पान की खेती कितने जिलों में की जाती है? आपके 24 जिले में। पान के लिए विशेष प्रसिद्ध जिला आपका महोबा है, बरई, मानपुर, बांदा, पाली, ललितपुर में प्रसिद्ध है पान के लिए। फिर आता है आपका राज्य के सुरखा अमरूद प्रयागराज के लिए, दशहरी आम मलिहाबाद लखनऊ के लिए, काला नमक चावल सिद्धार्थनगर के लिए और बासमती चावल पश्चिमी यूपी, रटोल आम बागपत व देसावरी पान महोबा आदि के कृषि के 6 उत्पादों प्राप्त हुए हैं। जीआई टैग इनको प्राप्त हुआ है। अब और अन्य आते हैं इसके अंतर्गत बात की जाए तो इसमें आते हैं अब दुग्ध विकास के बारे में। दुग्ध विकास के संदर्भ में बात की जाए तो देश एवं प्रदेश की प्रथम नियमित दुग्ध संघ 1937 में लखनऊ में स्थापित की गई। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना 1962 में। प्रदेश में दुग्ध नीति जो है प्रख्यापित की गई 2018 में। प्रदेश में दुग्ध समितियाँ 8619 हैं। प्रदेश में गोपालन को बढ़ावा देने के लिए 1999 में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना की गई। भैंस या किसी भी नस्ल की गायों में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादकों के हेतु गोकुल पुरस्कार है। देसी नस्ल की गायों में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादकों हेतु नंद बाबा पुरस्कार दिया जाता है। राज्य में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 426 ग्राम प्रति दिन के अकॉर्डिंग है जो है भारत में 459 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से है जो कि 2022-23 के अकॉर्डिंग डेटा बताया गया है। अब आता है कृषि योजनाएं एवं कार्यक्रम के बारे में कि प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून लागू हुआ 1 जुलाई 1952 से। प्रदेश में चकबंदी योजना आपकी 1954 से लागू है। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण जो अधिनियम है सीलिंग कानून 1960 से। फिर आता है एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन 8 मई 2017 को हुआ। प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को तहसील दिवस व्यवस्था कब से की गई? मई 2012 से। आईटीसी कंपनी द्वारा प्रदेश के 51 जिलों में स्थापित है 2000 ई चौपालों की। और प्रदेश की राज्य कृषि उत्पादन मंडी की स्थापना कब की गई? 1973 में। प्रदेश भर में कुल 731 कृषि विज्ञान केंद्र है जबकि यूपी में आपके 89 हैं जो कि मार्च 2022 के अकॉर्डिंग। वर्तमान प्रदेश में विनियमित मंडियां जो है 251 है जो कि 2022-23 के अकॉर्डिंग है। मंडी परिषद के तहत वर्तमान में प्रदेश में क्रियाशील है 4 किसान बाजार। किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ हुई 1998 से। किसान बही योजना 1992 से। किसान मित्र योजना जो कि कृषि संबंधी जानकारी हेतु 18 जून 2001 से। राष्ट्रीय कृषि एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना आपकी 14 फरवरी 2014 से। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति की विस्तार उप योजना 2010 से 11 में। सोडिक
लैंड रिक्लेमेशन परियोजना थर्ड, जो कि 32 जिलों में ऊसर सुधार प्लस 12 जिलों में बीहड़ सुधार के लिए 2009 से 2018 तक। आम आदमी बीमा योजना, जो कि 18 से 59 वर्ष के भूमिहीन मुखिया रहे हैं, इसमें 1 नवंबर 2008 से शुरू की गई। 2014 से 2015 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना चल रही है 45 जिलों में। नई उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 को अनुमोदित की गई आपकी जनवरी 2023 में। उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति प्रख्यापित की गई 2014 में। किसान पाठशाला योजना, जो कि किसानों को शिक्षित व जागरूक बनाकर उनकी आय में वृद्धि करने हेतु दिसंबर 2017 में शुरू की गई। राज्य में जैविक खेती हेतु मॉडल के रूप में चयनित जिला आपका हमीरपुर आता है। राज्य में जैविक खेती हेतु क्लस्टर आधारित प्रोत्साहन दिया जाने वाला 49 जिलों में है। जैविक उत्पादों की गुणवत्ता जांच हेतु प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं वाराणसी और मेरठ में। वर्ष 2022 में कृषकों की आय को दोगुना करने हेतु कार्यवाही की जा रही 8 सूत्री रणनीति पर। कृषकों की आय दोगुनी करने की रणनीति के तहत कृषि उत्पादकता के आधार पर प्रदेश के जिलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया, जिसमें विकसित को 19 जिले अंतर्गत आते हैं, विकासशील में 40 जिले और कम विकसित में 16 जिले आते हैं। कृषकों की आय को दोगुना करने हेतु 10 नवंबर 2017 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित किया गया है किसान समृद्धि आयोग गठित किया गया है। और भी अन्य आता है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो बंजर और बीहड़ उपचार हेतु गौतम बुद्ध नगर जिले को छोड़कर राज्य के 74 जिलों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना संचालित है, जो आपकी 2022-23 से 2026-27 तक किसानों की आय दोगुनी करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य में पहली बार 26 से 28 अक्टूबर 2018 तक से कृषि कुंभ आयोजित किया गया है। नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत देश स्तर पर कृषि उत्पादन में उत्तर प्रदेश के स्थान के बारे में बात की जाए तो इसमें कृषि कुल खाद्यान्न उत्पादन 2021-22 के अकॉर्डिंग ये आपका डेटा है, जिसमें कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम आपका उत्तर प्रदेश है, सेकंड मध्य प्रदेश। गेहूं उत्पादन में प्रथम उत्तर प्रदेश, सेकंड मध्य प्रदेश। बाजरा में प्रथम आता है राजस्थान, द्वितीय आता है उत्तर प्रदेश। अरहर में आपका तृतीय स्थान पर उत्तर प्रदेश है, प्रथम में महाराष्ट्र, द्वितीय में कर्नाटक। गन्ना उत्पादन में आपका प्रथम आता है उत्तर प्रदेश, सेकंड आता है महाराष्ट्र। चीनी उत्पादन में आपका प्रथम उत्तर प्रदेश, द्वितीय महाराष्ट्र। एथेनॉल उत्पादन में द्वितीय उत्तर प्रदेश, फर्स्ट महाराष्ट्र। कुल दुग्ध उत्पादन में प्रथम उत्तर प्रदेश, सेकंड राजस्थान। अंतर्देशीय मछली उत्पादन में प्रथम उत्तर प्रदेश, सेकंड पश्चिम बंगाल और थर्ड महाराष्ट्र। कुल आलू उत्पादन में आपका प्रथम आता है उत्तर प्रदेश, सेकंड बंगाल आता है। और कुल आम उत्पादन में द्वितीय आपका उत्तर प्रदेश आता है और पहला आंध्र प्रदेश आता है। कुल आंवला उत्पादन में आपका द्वितीय नंबर पर उत्तर प्रदेश, पहले नंबर पर मध्य प्रदेश। तरबूज उत्पादन में प्रथम उत्तर प्रदेश और सेकंड आंध्र प्रदेश। खरबूज उत्पादन में प्रथम उत्तर प्रदेश, सेकंड आंध्र प्रदेश। पशुधन में आपका प्रथम उत्तर प्रदेश, सेकंड में राजस्थान। भैंस के पशुधन में जो महिष वंशीय भैंस है उसके संदर्भ में पशुधन में प्रथम उत्तर प्रदेश और सेकंड में राजस्थान आता है, जो कि आपकी पशुगणना 2019 के अकॉर्डिंग डेटा है। कुल गौवंश ये पशुधन में पशुगणना के अकॉर्डिंग द्वितीय में आता है आपका उत्तर प्रदेश, प्रथम में पश्चिम बंगाल। कुल चावल उत्पादन में 2021-22 के अकॉर्डिंग आपका द्वितीय में आता है उत्तर प्रदेश, फर्स्ट में पश्चिम बंगाल। कुल कृषि निर्यात 2023-24 के अकॉर्डिंग तृतीय आता है उत्तर प्रदेश, प्रथम गुजरात और द्वितीय महाराष्ट्र का स्थान आता है। अब आते हैं कि मुख्य कृषि फसल क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के बारे में, जिसमें कुल खाद्यान्न क्षेत्रफल 2021-22 के अकॉर्डिंग प्रथम उत्तर प्रदेश है, सेकंड मध्य प्रदेश। गेहूं क्षेत्रफल में आपका प्रथम उत्तर प्रदेश, सेकंड मध्य प्रदेश। चावल क्षेत्रफल में प्रथम उत्तर प्रदेश, सेकंड पश्चिम बंगाल। बाजरा उत्पादन में द्वितीय उत्तर प्रदेश, फर्स्ट राजस्थान। कुल रेपसीड और सरसों क्षेत्रफल में आपका तृतीय उत्तर प्रदेश, फर्स्ट राजस्थान और सेकंड आपका मध्य प्रदेश आता है। और कुल आलू उत्पादन के क्षेत्रफल में प्रथम आता है उत्तर प्रदेश, सेकंड आता है पश्चिम बंगाल। गन्ना क्षेत्रफल में प्रथम उत्तर प्रदेश, सेकंड महाराष्ट्र आता है। कुल फल क्षेत्रफल में तृतीय स्थान पर उत्तर प्रदेश, फर्स्ट पर आंध्र प्रदेश और सेकंड पर महाराष्ट्र आता है। और भी अन्य में आते हैं, जैसे कुल सब्जी क्षेत्रफल में द्वितीय उत्तर प्रदेश, फर्स्ट नंबर पर पश्चिम बंगाल और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है। कुल अरहर क्षेत्रफल में देखा जाए तो तृतीय स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश आता है और फर्स्ट और सेकंड पर आपका फर्स्ट पर महाराष्ट्र और सेकंड पर कर्नाटक आता है। तो इस तरीके से आपका कृषि के संदर्भ में। अब आता है इसका डी, जिसमें नदी तंत्र, झील, सिंचाई एवं भूगर्भ जल संक्षिप्तकी को दिया गया। अब आता है इसमें कि प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में बात की जाए तो प्रमुख नदियां आती हैं गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा नदी आती हैं। गंगा जो नदी है उसमें जाह्नवी और भागीरथी उसके अन्य नाम है। यमुना का नाम है कालिंदी, सूर्यपुत्री। गंडक का नाम है शालिग्रामी या नारायणी। शारदा का काली, महाकाली। घाघरा का कर्णाली। सरयू का वशिष्ठी। देविका रामप्रिया। राप्ती बूढ़ी राप्ती। रोहिणी रामगंगा का रतवाहिनी। हिंडन का हरनंदी। अरिज कोशिक बाण गंगा आदि आती हैं। ये सब नदियाँ जो हैं वह हिमालयी नदियाँ हैं। फिर आती हैं गोमल, गोमती, वरुणा, सई, तमसा, पांडु, आमी, ईशन, कर्मनासा, ये मैदानी नदियाँ हैं। पठारी नदियों के अंतर्गत आती है सोन, जिसे स्वर्ण कहा जाता है। बेतवा जैसे बेतवती। कैन जैसे कर्णवती। टॉन्स जैसे टमस। और चंबल, सिंध को काली सिंध। कन्हार, बेलन, रिहिंद, चंद्रप्रभा, सजनम, बिरमा जो है पठारी नदियाँ हैं। फिर आती हैं आपकी गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, राप्ती, सोन नदियों के बेसन पर सरकारी तौर पर प्रदेश में 8 नदी बेसनों में इसे विभाजित किया
गया। गंगा ज़्यादा प्रदूषित मिलती है आपकी कन्नौज से वाराणसी में। गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? IIT कानपुर में। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा। उत्तर प्रदेश की लंबाई है लगभग 1450 किलोमीटर। प्रदेश में गंगा नदी बहती है 27 जिलों से होकर। राज्य में सर्वाधिक 133 किलोमीटर गंगा तट वाला जिला कौन सा है? बदायूं। अब आता है कि रामगंगा, यमुना, टोंस, बरना, अस्सी, गोमती, सरयू जो कि घाघरा, गंडक, कोसी, कर्मनासा, बागमती नदियां आदि इसकी गंगा की सहायक नदियां। केंद्र सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 4 नवंबर 2008 को दिया हुआ था। अब आता है कि टोंस, गिरी, आसन, हिंडन, सिंध, चंबल, बेतवा, कैन, मंदाकिनी आदि यमुना की सहायक नदियां हैं। राज्य की अत्यधिक प्रदूषित नदियां में आती है हिंडन, यमुना, आमी, गोमती आदि आती हैं। प्रदेश में यमुना नदी बहती है 20 जिलों से होकर। यमुना सर्वाधिक प्रदूषित है दिल्ली से आगरा तक। और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना चलाई जा रही है लखनऊ में गोमती नदी पर। फिर आता है लंदन की टेम्स की तरह गोमती नदी का चैनलाइजेशन व सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, वह लखनऊ में। घाघरा नदी की सहायक नदी आती है आपकी रातवी, करनाली, बेरी, सिख, सेठी, छोटी गंडक एवं तीला। बरना नदी का चैनलाइजेशन एवं तटीय विकास किया जा रहा है वाराणसी में। गोमती नदी की सहायक नदी आती है सई, गिरी, कल्याणी, वरना, कुकरेल, जौमकोई और गचाई आती है। गोरखपुर की आमी, ललितपुर की ओडी, पीलीभीत की गोमती तथा अयोध्या की तमसा आदि नदियों को किया जा रहा है पुनर्जीवित किया जा रहा है। अब आते हैं नदियों के तटवर्ती नगर के बारे में बात करते हैं तो बिजनौर, हस्तिनापुर, मेरठ, गढ़मुक्तेश्वर जो कि हापुड़, अनूप शहर, नरोरा, बबराला, कछला घाट, कामपिल, फतेहगढ़, बिल्लौर, बिठुर और कानपुर नगर, बक्सर, डलमऊ, काकला, कांकर, श्रृंगवेरपुर, प्रयागराज, सिरसा और मिर्जापुर, चुनार, वाराणसी, सैदपुर, गाजीपुर, शेरपुर आदि नगर, ये सब आपके का इसके गंगा के तट पर के किनारे स्थित हैं। फिर आती है आपकी यमुना तट के पे जैसे बागपत, वृंदावन, मथुरा, आगरा, बटेश्वर, इटावा, कालपी, जालौन, हमीरपुर, कौशाम्बी व प्रयागराज आदि ये सभी यमुना के तट पर हैं। मुरादाबाद, बरेली नगर आपके रामगंगा नदी के तट पर हैं। मिश्रिख, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर आदि है गोमती नदी के तट पर। अयोध्या नगर, अयोध्या धाम, गोला, बरहलगंज, दोहरी घाट, बरहज आदि नगर है सरयू तट पर। गोरखपुर रामनगर स्थित है राप्ती और रोहिणी नदी के संगम पर। मगहर नगर, संत कबीर नगर स्थित है आमी नदी तट पर। वाराणसी नगर स्थित है वरुणा व अस्सी नदियों के मध्य तथा गंगा के बाएं तट पर। बांदा नगर आपका कैन नदी के तट पर है। देवगढ़ या ललितपुर आपका बेतवा नदी पर। हमीरपुर नगर स्थित है बेतवा एवं यमुना नदी के संगम पर। फिर आता है आपका चित्रकूट नगर जो है वह पैशवी या मंदाकिनी नदी के तट पर। प्रतापगढ़ नगर है सई नदी के तट पर। सोनभद्र जो आता है सोन नदी के तट पर। मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा आपका हिंदन नदी के तट पर स्थित है। कासगंज, अतरंजी, खेड़ा नगर जो है वह काली नदी के तट पर स्थित है। अब आते हैं नदियों के प्रवेश, निकास एवं मिलन स्थल के बारे में। राज्य में गंगा का प्रवेश व निकास होता है। प्रवेश जो होता है बिजनौर में और निकास आपका बलिया में होता है। रामगंगा नदी का प्रवेश बिजनौर में होता है। रामगंगा गंगा में मिलती है कन्नौज के निकट। काली नदी गंगा में मिलती है कन्नौज के निकट। बूढ़ी गंगा गंगा में मिलती है बदायूं में। अब और भी इसके अंतर्गत आते हैं कि यमुना नदी की प्रवेश एवं समापन जैसे कि सहारनपुर में प्रवेश होता है, समापन प्रयागराज में होता है। छोटी गंडक नदी का प्रवेश आपका महाराजगंज में होता है, निकास आपका देवरिया में होता है। बड़ी गंडक या शालिग्रामी या नारायणी यूपी बॉर्डर पर बहती हुई गंगा में मिलती है पटना के पास। फिर आता है कर्मनासा नदी निकलती है कैमूर पहाड़ी में। कर्मनासा नदी सीमा बनाती है उत्तर प्रदेश और बिहार की। शारदा या काली नदी का प्रवेश पीलीभीत जिले में होता है। शारदा नदी सरयू या घाघरा में मिलती है सीतापुर में बासरा के पास। सरकारी अभिलेखों में चंदापुर, किटोली या गोंडा में खेलगंज बिहार तक घाघरा का नाम बदलकर सरयू किया गया है जनवरी 2020 में। गंगा यमुना के मध्य प्रवाहित होने वाली हिंडन या हरनंदी नदी यमुना में मिलती है नोएडा के पास। मध्य प्रदेश से आने वाली चंबल नदी का राज्य में प्रवेश होता है इटावा जिले में। चंबल या चरमावती नदी जो कि यमुना में मिलती है वह पंचनदा इटावा बॉर्डर में। मध्य प्रदेश से आने वाली सिंध नदी का यमुना में मिलन होता है पंचनदा इटावा बॉर्डर में। मध्य प्रदेश से आने वाली बेतवा या बेतवती नदी का राज्य में प्रवेश होता है ललितपुर में। ककरावाल जलप्रपात स्थित है ललितपुर में। बेतवा या बुंदेलखंड की गंगा यमुना मिलती है हमीरपुर के पास। फिर आता है मध्य प्रदेश से आने वाली कैन या कर्णवती नदी राज्य में प्रवेश करती है बांदा जिले में। कैन यमुना में मिलती है भोजया या बांदा के पास में। गोमती नदी निकलती है आपकी पंगेलेर, फुलहर या गोमत झील पीलीभीत से। गोमती गंगा में मिलती है आपकी कैथी के निकट गाजीपुर में। सई नदी निकलती है आपकी भिजवान झील हरदोई से। सई नदी गोमती में मिलती है आपकी राजघाट जौनपुर से निकलती है। मध्य प्रदेश में आने वाली टोंस नदी का गंगा में मिलन होता है सिरसा के पास प्रयागराज में।
मध्य प्रदेश से आने वाली सोन नदी का राज्य में प्रवेश और राज्य में निकास सोनभद्र में। राज्य में बाढ़ संवेदनशील जिलों की संख्या 40 है, जिसमें अति गंभीर प्रभावित जिले 23 हैं। गंभीर प्रभावित जिले आपके 17 आते हैं। प्रदेश में बाढ़ प्रवण कुल क्षेत्र जो आते हैं 73.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्रवण झीलें ताल एवं कुंड के बारे में, जिसमें रामगढ़ ताल या चिलुवा ताल गोरखपुर में, बखीरा झील जो है वह संत कबीर नगर में, करेला या एतौजा झील लखनऊ में, मावगंज झील कुंद्रा समुद्र उन्नाव में, बड़ा ताल गोखुर शाहजहांपुर में, प्रयाग झील या चितौरा झील बहराइच में, पार्वती अर्गा ताल झील गोंडा में, जिरगो व सिरसी टांडा दरी ताल दरारगढ़ मिर्जापुर में, भूगे ताल बिसेथा ताल एवं समरसपुर झील रायबरेली में, लिलौर झील बरेली में, ठिठोरा झील या मोराय ताल फतेहपुर में, बेंती अजगरा और नैया झील प्रतापगढ़ में, सुरहा ताल बलिया में, गौर झील रामपुर में, मोती झील कानपुर शहर में, शुक्र ताल मुजफ्फरनगर में, राम ताल मेरठ में, कीठम ताल या सूर सरोवर आपकी आगरा में, शेखा झील जो कि राष्ट्रीय पक्षी बिहार के रूप में विकासाधीन है अलीगढ़ में, गोविंद वल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील आपकी सोनभद्र में, अलबरा झील विदेशी पक्षियों के आगमन स्थल में कौशाम्बी में, औंधी ताल जो कि लहर तालाब वाराणसी में, राजा का बांध लोधी या भोजपुर ताल सुल्तानपुर में, दरवन झील अम्बेडकर नगर में और बल्हा पारा झील कानपुर में आती है। और भी अन्य झीलें आती हैं जैसे कि आपकी लक्ष्मी ताल बरुआ सागर भसनेह जलाशय व गढ़मऊ झांसी में, सागर ताल जो है बदायूं में, मदन सागर बेला सागर कृत्रिम झील महोबा में, पनगेली फुलहर या गोमल ताल गोमती नगर का उद्गम पीलीभीत में, दहर झील भिजवान झील जो कि सई नदी के उद्गम हरदोई में, फिर आती है आपकी देवरिया ताल जो कि कन्नौज में, भीखा या सरसई नाबर झील इटावा में, सोंज झील मैनपुरी में, दार्शनिक कुंड या मिश्रिक चक्र कुंड आपका नैमिष में सीतापुर में, सीता कुंड या भरत कुंड आपका अयोध्या धाम में, राधा कुंड श्याम कुंड गोविंद कुंड मानसी गंगा कुंड कुसुम सरोवर ये सब गोवर्धन मथुरा में, कोकला कुंड और कृष्ण कुंड आपका कोकला वन मथुरा में, नोह झील जो है वह मथुरा में आती है। उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल के बारे में बात की जाए तो आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए रामसर समझौता हुआ जो कि 1971 में ईरान में। प्रदेश में कुल रामसर स्थल 10 हैं जिसमें 2 फरवरी 2024 तक रहे। प्रदेश का पहला रामसर स्थल ऊपरी गंगा नदी ब्रज घाट से नरौरा में 2005 में है। प्रदेश का नवीनतम 10वां रामसर स्थल जो है वह बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर में 2022 में स्थापित हुआ था। अब आते हैं प्रमुख बांध परियोजनाओं के बारे में, जिसमें सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर रिहिंद नदी पर निर्मित बहुउद्देश्य रिहिंद बांध परियोजना गोविंद वल्लभ पंत सागर की स्थापना 1962 में की गई। ललितपुर जिले की किस नदी पर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के 1975 में उद्घाटित 1999 में लोकार्पित संयुक्त राजघाट बहुउद्देशीय बांध परियोजना बेतवा नदी पर बनाई गई। राजघाट परियोजना को परिवर्तित नाम है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। ललितपुर जिलों में बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के 1958 में निर्मित संयुक्त परियोजना माता टीला बांध है। झांसी में पारीछा एवं सुकमा डुकमा बांध का निर्माण बेतवा नदी पर किया गया। ललितपुर जनपद में स्थित गोविंद सागर बांध किस नदी पर है? सहजाद नदी पर। चंदौली जिले में स्थित मुंसा खंड बांध किस नदी पर निर्मित है? कर्मनासा नदी पर। उत्तराखंड के कालागढ़ में रामगंगा नदी पर स्थित रामगंगा बांध की ऊंचाई 128 मीटर है। चंबल नदी पर निर्मित प्रमुख बांध जिसमें राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और गांधी सागर बांध आते हैं। बेतवा नदी पर स्थित प्रमुख बांध में जिसमें राजघाट बांध, माता टीला बांध, धुरबारा बांध ललितपुर में, पारीछा बांध, सुकमा डुकमा बांध झांसी में आता है। गंडक परियोजना की संयुक्त परियोजना है उत्तर प्रदेश, बिहार एवं नेपाल में। बहराइच में सरयू बांध बनाया जा रहा है सरयू नदी पर। अब आते हैं सिंचाई एवं पेयजल में कि भारत में कुल सिंचित क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। कुल नलकूप सिंचित क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम आता है। कुल नहर सिंचित क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। सकल सिंचित क्षेत्र 2021-22 के अकॉर्डिंग 227 लाख हेक्टेयर है। कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्र 2021-22 के अकॉर्डिंग 139.4 लाख हेक्टेयर है। कुल सृजित सिंचन क्षमता 380 लाख हेक्टेयर। सिंचन क्षमता का कुल उपयोग 310 लाख हेक्टेयर आता है। और भी इसके अंतर्गत आती हैं जैसे कि सिंचाई के अंतर्गत कुल शुद्ध सिंचाई नलकूप से 73.9% होती है। कुल शुद्ध सिंचित नहर सिंचाई 15.8%, कुएं से सिंचाई 9.1%, तालाब झील और पोखर से 0.6% होती है। अन्य साधनों से 0.6% होती है। नलकूप, कुआं, तालाब आदि लघु सिंचाई साधन के अंतर्गत आते हैं। नहर, बांध आदि आते हैं मध्यम एवं बृहद सिंचाई के अंतर्गत। प्रदेश में 82.92% सिंचाई की जाती है निजी लघु सिंचाई साधनों से। तालाबों, पोखरों आदि से सिंचाई के लिए प्रयुक्त प्राचीन
तकनीक है बड़ी और ढेकची आदि। कुओं में सिंचाई के लिए प्रयुक्त प्राचीन तकनीक जो आती है रहट, बासर हटट, बलदेव बाल्टी, ढेकली, सरसा, मायादास लिफ्ट आदि आती है। प्रदेश में तालाबों और पोखरों से सिंचाई का सर्वाधिक प्रचलन बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। प्रदेश में कुओं से सिंचाई का सर्वाधिक प्रचलन गंगा एवं गंडक घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्र में है। प्रदेश में नलकूपों में सिंचाई शुरू हुई 1930 में मेरठ में। प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन नलकूप है। प्रदेश में नलकूपों की गहनता सर्वाधिक पश्चिमी भाग में है। प्रदेश में सिंचाई हेतु पहला कार्यालय 1823 में सहारनपुर में खोला गया। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग अधीन कुल नहरें आपकी 75,091 किलोमीटर में है और प्रदेश की सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर जो कि 1631 में शाहजहां द्वारा निर्मित की गई है। पूर्वी यमुना नहर को पुनः अंग्रेजों द्वारा खुदवाया गया 1830 ईस्वी में। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली जो कि 9,961.3 किलोमीटर की है और यह है शारदा नहर 1928 में निर्मित की गई। हरिद्वार से निकलने वाली ऊपरी गंगा नहर का निर्माण 1854 में किया गया। प्रदेश में नहरों का सर्वाधिक विस्तार जो है वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक नहर सिंचित क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है। सर्वाधिक नहरें रायबरेली में। दिल्ली के पास यमुना के दाहिने निकलने वाली नहर आगरा नहर है। यूपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में सिंचाई आगरा नहर में। सहारनपुर के पास यमुना नदी में बना वह बैराज जिसे अब ताजे वाला बैराज कहते हैं वह हथनी कुंड में है। यूपी, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली व राजस्थान का संयुक्त बैराज हथनी कुंड बैराज है। बनवासा या चंपावत से निकलने वाली शारदा नहर से सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में। कालागढ़ या पौड़ी से निकलने वाली रामगंगा नहर की सिंचाई उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में होती है। खटीमा जल विद्युत स्टेशन आपका शारदा नदी पर है। नेपाल से निकलने वाली गंडक नहर की सिंचाई यूपी, बिहार में होती है। महोबा झांसी सीमा पर धसान नदी पर निर्मित परियोजना अर्जुन सहायक परियोजना है। पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित कैन नहर संयुक्त परियोजना यूपी और एमपी की एक परियोजना है। सैडोल या मध्य प्रदेश में सोन नदी पर निर्मित बाण सागर परियोजना जो है वह यूपी, एमपी, बिहार की संयुक्त परियोजना है। दिसंबर 2019 में बाण सागर परियोजना में लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई हो रही है प्रयागराज और मिर्जापुर में। माता टीला बांध से निश्चित नहरें हैं मंदर और गुरसराय 1977 और 78 में निर्माणाधीन तथा 2022 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित सरयू नहर परियोजना चालू की गई है। दिसंबर 2021 में ग्रेटर नोएडा में चलाई जा रही गंगा जल परियोजना पेयजल हेतु है। यमुना नदी पर मथुरा में गोकुल बैराज और आगरा में आगरा बैराज बनाए गए हैं पेयजल हेतु। गंगा नदी पर कानपुर में लवकुश बैराज आपका पेयजल हेतु बनाया गया है। अब आता है इसके अंतर्गत और भी गोमती नदी पर लखनऊ में पेयजल गोमती बैराज बनाया गया पेयजल और जल स्तर हेतु। वाराणसी के कचकिया में दक्षिण में चंद्रप्रभा बांध निर्मित किया गया चंद्रप्रभा नदी पर। राज्य में मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना चलाई जा रही है 2020-21 से। सिंचाई एवं भूगर्भ जल रिचार्ज हेतु 2008 से 2009 में चेक डैम निर्माण योजना बुंदेलखंड क्षेत्र में है। आर्टिजन बेल जो कि पाताड़ कुआ योजना चलाई जा रही है बुंदेलखंड क्षेत्र में। पठारी और अर्ध पठारी ब्लॉकों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना चलाई गई है 2011-12 में। भूजल स्तर की सिंचाई निर्धार एवं सिंचाई हेतु खेल तालाब योजना चल रही है बुंदेलखंड क्षेत्र में। प्रदेश में ड्रिप या स्प्रिंकलर तकनीक से सिंचाई की जाती है ज़्यादातर बुंदेलखंड क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की कैन विधवा लिंक परियोजना को केंद्र द्वारा निर्माण हेतु मंजूरी दी गई है दिसंबर 2021 में। छठी लघु सिंचाई गणना रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाओं वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश आता है। अब आता है भूगर्भ जल के बारे में कि राज्य के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में भूगर्भ जल स्तर के मापन हेतु स्थापित किए गए हैं जिसमें हाइड्रोग्राफ स्टेशन है। भूजल आकलन रिपोर्ट 2020 में प्रदेश को 826 विकासखंडों और अधिक जनसंख्या वाले कितने शहरों में विभक्त किया गया है? ये 10 शहर आते हैं। वर्तमान भूजल की दृष्टि से प्रदेश में आपके अति दोहित और क्रिटिकल ब्लॉक हैं ये 57 व 48 आते हैं। भूजल की दृष्टि से प्रदेश में अति दोहित व क्रिटिकल शहर 9 एवं 1 आते हैं। भूजल समस्या से ग्रस्त राज्य शहर में आपके 22 हैं। प्रदेश में सर्वाधिक और सबसे कम भूजल स्तर में गिरावट दर्ज आपकी कर गई है जिसमें प्रयागराज में 285 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से और बरेली में 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के अकॉर्डिंग की गई है। अब आता है कि प्रदेश में पेयजल और संचित क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र में भूगर्भ जल की निर्भरता प्रतिशत 80%, 70% और 85% है। राज्य में रेन हार्वेस्टिंग व रिचार्ज नीति लागू की गई है 2001 में। राज्य में जल प्रबंधन एवं नियामक प्राधिकरण 2010 में लागू किया गया। राज्य में भूजल दिवस मनाया जाता है आपका 10 जून को। राज्य में भूजल सप्ताह मनाया जाता है आपका 16 से 22 जुलाई में। प्रदेश में पहली बार उत्तर प्रदेश ग्राउंड एक्ट प्रख्यापित किया गया वर्ष 2019 में। केंद्रीय नीति आयोग द्वारा वर्ष 2019 में देश का पहला मॉडल जल ग्राम घोषित किया गया है जखनी गांव बांदा में। छठी लघु सिंचाई गणना रिपोर्ट 2023 के अनुसार भूजल योजनाओं के अग्रणी राज्य आपका उत्तर प्रदेश रहा है।
तो यहाँ पर इसको फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का ऊर्जा संक्षिप्तकी से लेकर आगे तक के जितने भी टॉपिक होंगे उनको कवर किया जाएगा। आपको पहले ही बता दिया गया है कि इसको पार्ट वाइज कवर किया जाएगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। तो आपको ये रहे कि आपका कम समय में मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ हो तो इकट्ठा आप पढ़ेंगे तो जल्दी याद भी नहीं हो पाएगा। तो आप 1 घंटे का टारगेट लेके करेंगे क्योंकि मैंने भी काफ़ी स्पीड में पढ़ाया है। तो आपको एक रिवीजन के बेसिस पे ही आपको पढ़ाया गया है कि आप बस सुने और इसको 1-2 बार सुनेंगे तो आपको सब चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। अगर आपने ये पहले वाले जितने भी चैप्टर हैं उनको देखा हुआ है तो आपको और भी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसके अंतर्गत ये हमारा आज जो हम सेशन है वो फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की ऊर्जा संक्षिप्तसी से रिलेटेड जो आगे का टॉपिक रहेगा उनको कवर किया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन करें, जहाँ पर इसकी आपको PDF मिलेगी। साथ ही साथ हमारे द्वारा जितने भी कोर्सेज कराए जाते हैं उन सभी की PDF आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। धन्यवाद।